एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल चुनावी दौरे पर हैं। पिछले 10 साल मोदी सरकार ने क्या किया और आगे 5 साल का क्या प्लान है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल के राजनीतिक जीवन का शायद ये पहला चुनाव होगा जब शरद पवार का मार्गदर्शन इनके साथ नहीं है। सर, ये पहला चुनाव है जब पवार साहब का मार्गदर्शन आपके लिए नहीं है। मार्गदर्शन तो नहीं है, आप लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, खिलाफ और साथ की बात नहीं है। एक राजनीतिक हमारा जो एक पार्टी का जो एक डिसीजन है उसके आधार पर हम आगे जा रहे हैं। पवार साहब भी कई बार ये डिसीजन के साथ हमने चलना चाहिए इस तरह की बात करते थे। 2014 में कोशिश हुई, 2017 में हुई, 2019 में हुई। उसके बहुत सारी बार हमने अलग अलग किस्से भी सुनाए हैं। अब उन्होंने आखिर फैसला हमारे साथ आने का नहीं किया, मगर मेजॉरिटी पार्टी हमारे साथ है। विधायक जो चुने हुए हैं वो हमारे साथ है और देखेंगे। अब हम तो देखिए एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हमको काम करना है, क्योंकि हमें विश्वास है कि मोदी जी इस देश को अच्छी दिशा दे रहे हैं, अच्छी एक गति दे रहे हैं। और आपने देखा भी होगा गांव में, देखिए लोग कोई भी प्रकार से उनकी जो अलग अलग जो योजना पहुंची है, देखिए गरीब आदमी को क्या चाहिए, उन्होंने शुरू कैसे बहुत अच्छे से किया। जनधन के खाते, फिर शौचालय, हर घर को पानी, फिर घर मिलना चाहिए, फिर उनको उज्ज्वला की गैस के चूल्हे मिलना चाहिए, महिलाओं को गैस की सब्सिडी मिलनी चाहिए। उसके बाद में किसानों को सम्मान निधि दी। उसके बाद आप देखिए आयुष्मान भारत है। उसके बाद जिससे स्वास्थ्य के लिए लोगों को, तो देखिए एक अनाज दे रहे हैं। तो एक आदमी को पहले जो सम्मान से जीने के लिए जो उसकी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत तेज़ी से आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योग क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारी नई ऐसे देखा जाए तो इस देश के नौजवानों के लिए योजना है। और जो रोज़गारी और बेरोज़गारी की जो बहुत बड़ी बहस करते हैं, आप देखिए मुद्रा योजना में करीब अभी तक 20 लाख करोड़ दिए गए हैं हमारे देश के नौजवानों को स्वरोजगार पैदा करने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं। और अब तो मात्रा 10 लाख से 20 लाख होने जा रही है। तो ये, और कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। जिसको कोई अगर कौशल्य है, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉप करना है, किसी को कोई प्लम्बिंग की शॉप करना है, किसी को कोई कारपेंट्री का काम करना है, जैसा भी वो करना चाहे। विश्वकर्मा योजना भी आ गई, उसके भी बड़े पैमाने से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो एक प्रकार से आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, घर, खाना, ये सब बातों को मिला जुला कर बहुत एक अच्छा वातावरण इस देश में निर्माण हुआ है। मैंने शुरुआत में ये कहा कि सिर्फ पवार साहब की रणनीति मिस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पहली बार उनके रणनीति के बिना आप लोग जो हैं वो चुनाव में, आप हों या अजीत पवार साहब हों। देखिए, पवार साहब के साथ जितने साल हमने उनके नेतृत्व में काम किया, बहुत ईमानदारी से किया। उन्होंने भी मेरे जैसे व्यक्ति को पूरा सम्मान दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी किस मोड़ पे, करवट पे ऐसी भी बात आती है कि राजनीतिक राह बदलती है, दो अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। और वैसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि हमको देखिए शिवसेना के साथ जब हम गए तो हमने वहाँ कोई सैद्धांतिक बात तो फिर रखी नहीं। सैद्धांतिक बात कब होती है कि जब आप अपने एक तत्व के साथ जुड़े रहें। जब आप शिवसेना, जो बाल साहब ठाकरे बोलते थे कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिस शिवसेना ने मुंबई के दंगों में कितने लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, मतलब जो भी कुछ हुआ, वारदातें बनी, बहुत सारी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के खिलाफ में मुहिम चलाई गई शिवसेना के माध्यम से। पिच खोद देंगे, भारत पाकिस्तान का मैच होगा, तो ये कौन करता था? शिवसेना। हम उनके साथ बैठ सकते हैं। और शिवसेना जिसका पारंपरिक पार्टनर था हिंदुत्व के नाम पे, तो उनके साथ नहीं जा सकते। तो ये तो मतलब ये कोई मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। हमें लगता है कि आज जिस तरह से, मैं फिर से दोहराता हूँ कि मोदी जी का जो विकास है, वो विकास का पर्व देखिए। देश की जो परिस्थिति है, देश की जो समस्याएं हैं, केवल उसको दुरुस्त करने के लिए विकास ही एकमेव रास्ता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकमेव रास्ता है। और जो मोदी जी आज सर्वसमावेशक, वो बोलते हैं ना बार बार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका मतलब एक तरह से विश्वास, तो ये सब बातें वो जो कर रहे हैं। अभी जितनी भी योजना है, कई लोग बोलते हैं मोदी जी माइनॉरिटी के खिलाफ है, मोदी जी यहाँ पर प्रचार होता है कि संविधान बदल देंगे, दलित हमारे भाई बहनों को भड़काने की कोशिश करते हैं, ये आरक्षण को लेकर ख़त्म कर देंगे। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। जितनी भी मोदी जी की योजना है ये सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज वो ये घर मिलता है तो किसी पे भेदभाव है कि माइनॉरिटी का या दलित हमारा कोई घर का परिवार हो तो उसको नहीं मिलेगा। आज आयुष्मान भारत है, इलाज होगा तो सबका होगा। कोई भी योजना जो बन रही है मोदी जी की, चाहे मुद्रा योजना हो, विश्वकर्मा हो, सबको लागू हो रही है। तो ये जो अपप्रचार है ये इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि ऑपोजिशन मुद्दे के विहीन है। ऑपोजिशन एक संग आ नहीं सकती है। ऑपोजिशन लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रही है कि मोदी जी का हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोदी जी ने टारगेट दिया है 400 पार का। महाराष्ट्र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट इस वक्त राजनीतिक रूप से नजर आ रहा। 6 पार्टियां हैं, 3 इधर 3 उधर और छोटी पार्टियां तो अनगिनत हैं। ऐसे में जो 400 का आंकड़ा है उसमें आप लोग जो एनडीए के यहाँ पार्टनर्स हैं कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इन 48 सीटों में से? बहुत अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहेगा। लोग ऐसा है कि अलग अलग बातें करते हैं, वो तो चुनाव में होता ही है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर 3 पार्टियों की शक्ति और मोदी जी का आज प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने लागू की है वो ज़मीन तक पहुँचना शुरू नहीं, काफ़ी सालों से वो पहुँचने लगी है। तो लोगों में एक आत्मविश्वास अलग है। लोग बताते हैं कि ये मुद्दे वो मुद्दे, कि राम मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी को वोट मिलेंगे, ये सब ठीक है, वो आस्था का, श्रद्धा का स्थान है। लेकिन जब व्यक्ति के बेसिक मूल जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होता तो ये सवाल ही नहीं होता कि लोग वोट देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज वो परिस्थिति बन गई है कि अब देश इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अभी आप शायद वहाँ कवर कर रहे थे, मुझे लगता कि जो गांव में एक भी गाड़ी नहीं थी वो बता रहे थे तकरीबन हर घर में गाड़ी है। तो गाड़ी ऐसे ही आ जाएगी, उसका इंस्टॉलमेंट ऐसे ही भरा जाएगा, उसमें ईंधन ऐसे ही भरा जाएगा। सब चीज़ें, आर्थिक समृद्धि गांव तक पहुंच रही है, ये उसका परिणाम है। नंबर्स कितना रहेगा सर 48 में? देखिए, मेरे हिसाब से तो अब कोई कुछ भी बोले, पिछले वक्त से ज़्यादा ही रहेगा। और पिछले वक्त 41 जगह यहाँ से चुनकर गई थी एनडीए की, तो उससे कम तो होने का सवाल ही नहीं है, कुछ बढ़ भी सकती है। आप कह रहे हैं बढ़ सकती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला जो है वो रख दिया सामने। आपके यहाँ, आप महायुति में हैं, महायुति का सीट एडजस्टमेंट अभी तक सामने नहीं आया। तकरीबन 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे आप लोगों के बीच में रस्साकसी चल रही है। देखिए, ये हर गठबंधन में वो महाविकास आघाड़ी जो हमको ज्ञान दे रही है, तो उन्होंने भी कितने दिन तक आपस में लड़ाई करते करते कई सीटों में अभी भी बहुत मनदुख है, मतभेद है। तो ये देखिए, कोई भी जब अलायंस होता है तो थोड़ा वक्त लगता है। और ये हमारा, खास करके हमारी पार्टी का और शिंदे जी अलग होने के बाद ये पहली बार हम सब आपस में मिलकर बैठ के लड़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो हर जगह वो होगा। हम भी थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए इसलिए भी तैयार हैं कि सिटिंग एमपी, आज देखिए बीजेपी के 24 सिटिंग एमपी है, शिंदे जी के साथ 13 सिटिंग एमपी है, 48 में से 37 जगह तो ऑलरेडी यहाँ पर वर्तमान सांसद है। तो वो स्वाभाविक है, वो जगह पर उनका क्लेम और दावा वो बनाएंगे। अब बची हुई कुछ जगह है तो वहाँ पर बैठ के फैसला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न निर्माण होगा। और आखिर देखिए, अगर हमको मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के लिए काम करना है, तो छोटी मोटी बातों के हमारे भी आपस के जो तनाव होंगे उसको दूर करना हो। इस महाराष्ट्र पे अगर हम आए तो बारामती का चुनाव एनसीपी के लिए, दोनों तरफ के एनसीपी के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है? क्या वहाँ जीत और हार तय करेगा कि जनता किस पवार के साथ है? अजीत पवार के साथ है, शरद पवार के साथ है? असली एनसीपी कौन है? क्या बारामती का चुनाव जो है महत्वपूर्ण है आप दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, बारामती के चुनाव को अधिक इम्पोर्टेंस दे दिया गया है। ये स्वाभाविक है कि वो पवार साहब और पवार फैमिली की वो
बहुत साल से एक पकड़ वाली वो सीट है उनकी, वो भूमि मातृभूमि है। साथ साथ में दोनों बातें हैं, एक और पवार साहब, बड़े पवार साहब का जो इतने वर्षों का वहाँ का सफ़र, और दूसरी ओर 35 साल से कम समय नहीं है वहाँ अजीत पवार साहब पूरा वहाँ काम देखते हैं और उन्होंने वहाँ पर बहुत मतलब जनसंपर्क के साथ विकास का काम किया है। इनफैक्ट पिछले 35 वर्षों में करीब करीब अजीत पवार ही वहाँ के एक प्रकार से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब वो फैमिली एक थी राजनीतिक तौर से, आज भी फैमिली को मैं नहीं अलग समझता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर से अलग थी अभी परिस्थिति। मुझे लगता है कि वोटर को विकास और बाकी मुद्दों को अगर ध्यान में रखेंगे तो अजीत पवार साहब के साथ ही रहेंगे, हमारी एनसीपी को विजयी देंगे। क्या अब अगर भंडारा गोंदिया की बात करें तो यहाँ पर चुनाव कैसे देखते हैं आप यहाँ के नेता हैं, कांग्रेस से नाना पटोले भी नेता हैं, दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दोनों चुनाव लड़वा रहे हैं, कौन जीतेगा यहाँ से? निश्चित यहाँ से बीजेपी के सुनील मेंढे, हमारे जो महायुति के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वही जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। अब ये तो देखिए, चुनाव होते हैं तो चुनाव में प्रचार अलग अलग टाइप का होता है, 10 जगह जाओगे तो 10 अलग बातें भी सुननी मिलती है आपको भी। मगर मुझे मालूम है, मैं तो इस क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र चप्पा चप्पा जानता हूँ, ये बिल्कुल बीजेपी को 100% यहाँ से विजयी मिलेगी और अच्छे वोटों से मिलेगी। 400 पार का जो आंकड़ा है वो अचीव कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए, 400 पार का आंकड़ा अचीव हो उसके लिए हमको यहाँ से भी तो हमारी सीट लाना पड़ेगा ना, और हर सीट का महत्व होता है। तो हमको हमारी सीट से शुरुआत करनी है। आजू बाजू की जितनी भी विदर्भ की सीट्स हैं, अभी यहाँ पर चुनाव अभी पहले दौर में होने जा रहे हैं, उसमें हम भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी काम पे लगी है, मैं खुद भी ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सब बातों को लेकर मुझे तो विश्वास है कि माहौल अच्छा है। और प्रधानमंत्री जी के प्रति देखिए, बहुत सारे लोगों में ये बात आपको बताना है ज़रूरी है कि छोटी मोटी स्थानिक बातें, नाराज़गियाँ, ये सब होते हुए भी लोगों को जब पूछते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी का नाम लेते हैं। तो फिर जब मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को बनाने की बात आती है, तो फिर स्वाभाविक है ये भी तो उसी का एक हिस्सा है ना, कि उनको वोट देने के लिए मुझे यहाँ से उनके नुमाइंदे को चुन कर देना है। तो ये बैकग्राउंड में लोगों के जहन में ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल पटेल साहब तो बता रहे थे कि किस तरीके से देश में या महाराष्ट्र में कहीं पे भी जा रहे हैं तो लोकल मुद्दे ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं तो उसकी ज़बान पर प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का ही नाम होता है। और महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें लाकर देने की कोशिश एनडीए के बतौर घटक दल प्रफुल्ल पटेल और उनकी पार्टी कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री का जो आंकड़ा है 400 पार का, वो अचीव किया जा सके।